हेलो एवरीवन, आज हम लोग अगले टॉपिक में प्रेसिडेंट कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग भाग 5 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को कवर करने वाले हैं, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 62 तक आता है। तो हम लोग इसको देखेंगे। इसके पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं आप लोग अच्छे से देखिए, उस पर PYQ सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पिछले ही साल अभी हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुन के आई हैं। इसलिए ये हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है। तो हम लोग सारे आर्टिकल्स याद करने की कोशिश करेंगे। विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, कूटनीतिक, ये राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं कैसे क्या है। देखो, हम लोग संसद पढ़ते हैं भाग 5 में कौन आता है? केंद्र सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, हमारे PM और उनकी मंत्रिमंडल आ गए, उसके बाद अटॉर्नी जनरल आ गया, उसके साथ में कैग वाले आ गए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? केंद्र सरकार में आती हैं, जो कि हम कहाँ पे पढ़ते हैं? भाग 5 में पढ़ते हैं। अब अगर इसको बांटें अगर आर्टिकल को, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल 52 से 151 तक कौन आता है? केंद्र सरकार आएगा। अगर इसको और छोटे छोटे में हम लोग बांटें, जैसे 52 से लेके 78 तक कार्यपालिका आ जाती है। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM और ये सब आ जाएंगे। ठीक है, संसद कहाँ से स्टार्ट होता है? 79 से 120 तक आता है। इसको और अगर छोटे में अगर बांटें, जैसे इसको अगर बांटें 52 से लेके 62 तक कौन आ गया? राष्ट्रपति। 63 से लेके 70 तक कौन आ गया? वाइस प्रेसिडेंट। 71, 72 ये हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से रिलेटेड है। तो अभी इसको देख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं 73 से लेके 73 हो गया, 73, 74 और 75। ये किससे रिलेटेड है? हमारे PM और उनकी मंत्रिमंडल से रिलेटेड है। अब बात करते हैं 76 किससे रिलेटेड है? वो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। 77, 78 आप पढ़ते हो, इसमें PM के कर्तव्य दिए गए हैं कि अगर वो कोई कानून या कुछ बनाए तो राष्ट्रपति को बताना उसका कर्तव्य है। तो वो उसकी बात करते हैं। 79 से स्टार्ट होता है, 79 से लेके 122 तक। 122 तक कौन है? ये कितना है? इसको कर लेना आप लोग सही। 122 कौन है? संसद है। ठीक है, इसको हम लोग अगले टॉपिक के रूप में देखेंगे। अध्यादेश कहाँ पे है? 123 में है। इसको भी आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ से है? 124 से लेके 147 तक। 148 से 151 तक कौन है? कैग है। ये सब हम लोग धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति है कहाँ पे? भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 62 तक। एक एक आर्टिकल पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनकी शक्तियों को देखेंगे। आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने किया था ना कि 12, 36, 152 तक कौन जा रहा है? 152 पे राज्य की डिफिनीशन आएगी। फिर वहाँ से कौन स्टार्ट हो जाएगा? राज्य स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 151 तक ले लो। और 51 तक तो हम लोगों ने इधर किया ही था। 51 और 51 तक DPSP, 51 में फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसलिए कहाँ से स्टार्ट है? 52 से लेके 151 तक। ये आप लोग याद रखिएगा। 52 में कौन है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या बोलता है कि जितने भी काम होंगे, यानी कि केंद्र सरकार जितने भी काम करेगी वो किसके नाम पे करेगी? प्रेसिडेंट के नाम पे। जैसे आप लोग जानते हो ना कि जैसे काम कोई किया, पर्चा किसी के नाम पे फाड़ा जा रहा है, सेम वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार है, बहुत सारे मामलों में उसकी तो सुनेगी नहीं, राष्ट्रपति कुछ करेगा, केंद्र सरकार कुछ करेगा। जो अभी हम लोग जब शक्तियों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे भी। ठीक है, तो समझो कि ये घर के दादाजी के नाम से हैं। जैसे जब देखते हो ना शादी में सबसे ऊपर किसका नाम होता है? दादाजी का नाम होता है। लेकिन उनकी उतनी वैल्यू शादी में आप नहीं देखने को पाओगे कि हर एक जगह जो भी चल रहा है उनके जो बेटे हैं या उनके जो पोते हैं उन्हीं की चल रही है। तो सेम हमारे यहाँ यही राष्ट्रपति का भी है। ठीक है, तो जितने भी पर्चे फाड़े जाएंगे किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। 54 से क्या आप लोग लोगे? चुनाव। ठीक है, ये बात करते हैं निर्वाचक मंडल की।
इसमें कौन आएगा, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित जो भी इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो आएंगे। अच्छा, मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। जो जो इंग्लिश जहाँ पे यूज होगी वहाँ पे मैं बता दूंगा, आप लोग देखते चलिएगा। तो इसमें कौन आते हैं, इलेक्टेड मेंबर आते हैं लोकसभा राज्यसभा के, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर आते हैं जो एमएलए रहते हैं राज्य के, वो आते हैं। दिल्ली, पौंडीचेरी, यहाँ पे जहाँ जहाँ विधानसभा है, जैसे आप लोग जानते हैं कि दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है। और पिछले ही साल 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन होता है तो वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है और एक लद्दाख बनता है। जम्मू एंड कश्मीर को वहाँ पे लेजिस्लेचर का निर्माण किया जाता है, लद्दाख को यूटी के रूप में बनाया जाता है। तो अभी वहाँ पे जैसे अब अगला अगर जब चुनाव होगा तो वहाँ पे कौन भी आ जाएगा, JNK भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 55 किसकी बात करता है, ये चुनाव पद्धति की बात करता है। अच्छा, ये इसमें जो हम लोग करेंगे ये ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि इसका चुनाव का क्या प्रोसीजर है, कि एक विधायक या एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है, वो अपने आप में ही एक टॉपिक है। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं अलग से राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड एक वीडियो ही ला दूंगा 15-20 मिनट का, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो आप लोग बस इतना ही बार बार पूछा जाएगा, अभी आप लोग इतना देखिए। इसका क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। और इसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत होता है। इसको ऐसे समझो, या भारी भरगम इस पे शब्दों पे मत जाओ, ऐसे समझो कि जैसे 3 लोग खड़े हैं, किसको लें, चलो सत्यम को ले लेते हैं, शिवम को ले लेते हैं, सुंदरम को ले लेते हैं। 3 हैं, राष्ट्रपति के रूप में खड़े हैं, ठीक है। अब आप में से समझ लो कि 2 लोग हैं, एक राम है एक श्याम है। अब ये क्या करेंगे कि अगर इन तीनों को क्या करते हैं कि अनुपात के रूप में, जैसे राम बोले कि मैं पहला नंबर किसको देता हूँ, सत्यम को, दूसरे नंबर पे शिवम को, तीसरे नंबर पे सुंदरम को देता हूँ। अब उसी जगह पे जो श्याम है, श्याम बोलते नहीं, मैं पहले नंबर पे शिवम को रखता हूँ, दूसरे नंबर पे सत्यम को, तीसरे नंबर पे सुंदरम को रखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो उसमें क्या होता है कि अनुपात के आधार पर, मतलब कि जैसे जितने लोग खड़े हैं उनको आपको नंबर देना होता है कि 1 नंबर पे इनको हम पसंद करते हैं, 2 नंबर पे इनको, 3 नंबर पे उनको, ठीक है। तो उसी के आधार पर इनका चुनाव होता है। इसका मतलब बस बेसिकली इतना ही है, इतना ही समझिए। अगर आप लोग कहेंगे चुनाव कैसे हो मत वगैरह का, तो वो अलग से एक बना देंगे। ये क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। अब जब गुप्त मतदान होगा यानी कि इसमें व्हिप प्रणाली जो है नहीं आएगी, इसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें जो है ईवीएम का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 की। 56 किसकी बात करता है, पदावधि की। कितने साल होता है इनका टर्म, 5 साल। त्यागपत्र किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। 56 को ऐसे याद रखो, मोदी जी बार बार उनके लिए बोला जाता है ना 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, ठीक है। तो वही देखो कि अगर राष्ट्रपति थोड़ा अपनी इधर उधर किए, मनमानी किए, तो मोदी जी क्या करेंगे, अपना 56 इंच का सीना दिखा देंगे। यानी कि क्या करेंगे कि वही कि इनको बोलेंगे अब जाओ तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टर्म इनका कितना है, 5 साल, और ये वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देते हैं। 57 को कैसे याद रखोगे, 57 सत्ता में फिर से आवन, यानी कि फिर से अगर राष्ट्रपति को अगर वो करना है, इलेक्टेड होके आना है, तो वो आ सकते हैं, यानी कि पुनः निर्वाचित वो हो सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं हो, चाहे जितनी बार उनकी मर्जी, जितनी बार वो चुन के आ सकते हों उतनी बार वो आ जाएंगे। 58 क्या बात करता है, अब जब पुनः निर्वाचन इनका होगा तो योग्यता भी बताई जाएगी। योग्यता क्या है कि भारत के वो नागरिक होंगे, 35 साल उनकी एज होगी, और वो लोकसभा चुनाव में नामांकन की योग्यता रखते हों, ठीक है। तो लोकसभा ऐसे पूछेगा कि लोकसभा के मेंबर की योग्यता इनके पास में, अगर नामांकन की योग्यता अगर इनके पास में है तो ये राष्ट्रपति के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 59 क्या बात करता है कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ शर्तें बताता है कि क्या क्या शर्तें होंगी। जैसे इसको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब इतना सा है, जैसे जो मंत्री वगैरह के पद होते हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, लाभ के पद में आएंगी, ठीक है। तो आप लाभ के पद पर ना हो। वेतन कितना मिलता है इनको, 5 लाख मिलता है। पेंशन कितना, वेतन का आधा मिलता है। जैसे जब ये रिटायर होंगे तो इनको कितना मिलेगा, 2.5 लाख रुपए मिलेगा। 60 किसकी बात करता है, 60 60 60 60 अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, याद आ रहा है आपको। तो 60 शपथ, 60 60 ठीक है। ये CGI के समक्ष लेते हैं और किसकी शपथ लेते हैं, संविधान की। 61 किसकी बात करता है, महाभियोग की।
ठीक है। 61 मतलब बोलते हैं कि रुखसत हो जाओ, अब जाओ, ठीक है। कैसे ये हटाएंगे? महाभियोग के आधार पर। महाभियोग अभी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। 62 क्या करता है? 62 बोलता है कि जब इनका पद रिक्त होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब पद रिक्त हो तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि महाभियोग क्या है, या फिर इसके पहले 2 आर्टिकल और देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 71 क्या बात करता है? 71 बात करता है कि देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में जो इलेक्शन हुआ, या कहें कि राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इलेक्शन में डिस्प्यूट होते हैं, वह कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होगा इलेक्शन वाले, वो कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आर्टिकल 72 किसकी बात करता है? क्षमादान की बात करता है, ठीक है, जो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे इनकी न्यायिक शक्तियों में। महाभियोग देख लेते हैं। महाभियोग क्या है? यह क्या है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला के उनको हटाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? अपने आप में अर्धन्यायिक है, यानी कि उनको वहीं पे न्याय दिया जा रहा है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। यह कहीं भी लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी के तहत ये स्टार्ट किया जा सकता है। 1/4 से क्या करना है? 1/4 से रिजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। वो चाहे अगर लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, जो रिजोल्यूशन पास करेगा, फिर 2/3 से, जिसको कि आप लोग विशेष बहुमत के आधार पर आप देखते हो कि जो हम लोगों का संविधान संशोधन जैसे होता है वो सब होता है, वहाँ पे 2/3 का नीड पड़ता है। तो 2/3 से इसको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। फिर ये जाएगा कहाँ पे? दूसरे सदन में। अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ था तो फिर इससे कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। फिर वो अच्छे से देखेगा कि ये सही है क्या है, फिर वो उसका अन्वेषण करेगा। वहाँ पे प्रेसिडेंट खुद ही चाहे उपस्थित हों, मतलब कि अपने बचाव के लिए, या अपने किसी प्रतिनिधि को रख दें, तो भी वो जो है माना जाएगा। फिर अगर दूसरा सदन भी 2/3 से पारित कर दे, तो जिस दिन से यह पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति को मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो उसके पहले, ठीक है, लास्ट में ही रिवीजन कर लेंगे हम लोग आर्टिकल्स का, पहले इसकी शक्तियाँ देख लेते हैं। देखो, इसकी जो शक्तियां हैं वो लगभग हम लोग 6 से 7 कैटेगरी में बांट के देखते हैं। एक विधायी शक्ति, दूसरी कार्यकारी, तीसरी वित्तीय, चौथा न्यायिक, इसके बाद इमरजेंसी की शक्ति भी है, ठीक है, वो बेसिकली इन्हीं में हम इंक्लूड कर देते हैं। फिर सैन्य शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है। अब हम लोग सबसे पहले विधायी शक्ति देखते हैं। विधायी शक्ति में हम लोग क्या देखते हैं कि सत्र के बारे में, सत्र को बुलाना यानी कि समन करना, अंत करना, और देखो इसमें एक स्थगन आता है, तो स्थगन से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको एडजर्न बोलते हैं। तो एडजर्न कौन करता है? वो करता है हमारा स्पीकर, ठीक है। तो सिर्फ इनको बुलाना और इसका अंत करना, ये कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और जो बजट सत्र जब स्टार्ट होता है, आप लोग देखते हैं कि इन्हीं के स्पीच से ही स्टार्ट होता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। हम लोग जब अभी आगे करेंगे सत्र के बारे में, तब वहाँ पे अच्छे से करेंगे, क्योंकि जब संसद स्टार्ट होगा, संसद में हम लोग सत्र करेंगे, उनकी निधियाँ करेंगे, ठीक है, और उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, उनको करेंगे, समितियों को करेंगे, लोकसभा राज्यसभा को अच्छे से करेंगे। तो आगे हम लोग सत्र के बारे में और अच्छे से करेंगे, बस अभी आप लोग इतना जानते रहिए। विधायी शक्ति में अगला देखते हैं, इनको संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो करते हैं स्पीकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? आर्टिकल 108 में है, ठीक है। वैसे भी बहुत जगह एम्बुलेंस का 108 है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे जब एक मरीज जाता है तो उसके साथ में एक लोगों को और बैठा देते हैं, जाओ तुम हो बैठ जाओ, ठीक है। तो जब वो भी बैठ जाते हैं तो मतलब संयुक्त, मतलब ज्वाइंट, ठीक है, मतलब 2 लोगों को। तो एम्बुलेंस से आप लोग याद रखिएगा 108। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो उसमें जो विधेयक पारित होते हैं, जो विधेयक जाते हैं वो साधारण विधेयक वाले जाते हैं, और जो पारित होते हैं वो किससे पारित होता है? वो सिंपल मेजॉरिटी से पारित होता है, ठीक है। अभी जब हम लोग वो करेंगे कि कैसे विधेयक को पारित किया जाता है, उसमें हम लोग विशेष बहुमत पढ़ते हैं, साधारण बहुमत पढ़ते हैं। फिर जो राज्यों से जो हमारे संघवाद से रिलेटेड होते हैं वो किससे पारित होते हैं? वो 2/3, फिर जो है आधे राज्यों का भी वो लिया जाता है। तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे, अभी बस आप लोग इतना याद
रखिए कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें अगर कोई विधेयक अगर वो जाता है तो वो किससे होगा, साधारण बहुमत से होगा। किससे, साधारण बहुमत से। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे स्पीकर करते हैं, यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वही करेंगे। इसमें साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित होता है। अब अगला बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक किस में है, आर्टिकल 110 में है। अच्छा, धन विधेयक की जो डिफिनीशन है वह आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक के बारे में किस में कहा गया है, आर्टिकल 110 में। अगर ये राष्ट्रपति के पास में जाता है तो जो प्रेसिडेंट हैं इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्हीं की पूर्व अनुमति से ही जो मनी बिल है वह आता ही है। जैसे आप लोग आधार वगैरह के केस में आप लोग देखे होंगे ना कि आधार को भी मनी बिल के रूप में जो है पेश कर दिया गया था, तो वो है धन विधेयक। अगला है अध्यादेश। अध्यादेश कब आता है, जब लोकसभा या हमारी जो राज्यसभा है उनमें से कोई एक सत्र में ना हो, तब कौन आता है, तब अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, जिसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 130 के तहत कौन लाता है, हमारे प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं इसमें वीटो। वीटो 3 प्रकार के हैं जो इंडिया में राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। वह कौन कौन से हैं, एक एब्सोल्यूट है, ठीक है, अगला सस्पेंसिव है, अगला पॉकेट यानी कि जिसे आप जेबी वीटो के नाम से भी जानते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इसमें पूर्ण रूप से राष्ट्रपति क्या बोलता है कि हम आदेश नहीं देंगे, मतलब अनुमति ही नहीं देंगे, मतलब कि वो डायरेक्ट वो मना कर देता है। जैसे आप पेप्सू वाले मामले में देखे होंगे, पंजाब वाले मामले में, ठीक है, तो उसमें एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया गया था। सस्पेंसिव का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना, मतलब कि उसको बोलना कि ठीक है, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो विधेयक रहता है पुनर्विचार के लिए फिर से लोकसभा, मतलब कि जो हमारी संसद है उसके समक्ष फिर से वापस कर देती है। लेकिन अगर हमारी संसद फिर से साधारण बहुमत से उसको पास कर देती है तो दोबारा जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो बाध्य होंगे, मतलब उनको मानना ही पड़ेगा। सिर्फ एक बार वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। और वो कैसे आएगा, साधारण बहुमत से। जो पॉकेट वीटो होता है, इस पे राष्ट्रपति जो है अपने किसी जेब में रख लेते हैं, उसमें से वो अनिश्चित अवधि तक उसी जेब में रखे रहते हैं। ठीक है, तो वो बाहर ही नहीं निकालते हैं जेब से। ठीक है, यानी कि पॉकेट का मतलब जेब से क्या, वो अनिश्चित अवधि तक अपने पास में रख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग एब्सोल्यूट देखें, इसमें एब्सोल्यूट में क्या कि वो पूरी तरीके से मना कर देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। सस्पेंसिव में पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं, लेकिन जब हमारी संसद साधारण बहुमत से उसको पारित कर दे तो उसको मानना उनका समझो कि एक प्रकार से वो बाध्य हो जाते हैं। अगला पॉकेट वीटो हम लोगों ने देखा कि वो अनिश्चित अवधि तक अपने पॉकेट में रख लेते हैं। अब इनकी कार्यकारी बात करते हैं। कार्यकारी में क्या आएगा, उसमें इनकी नियुक्तियां आएंगी। ठीक है, जो नियुक्तियां करते हैं, जैसे पीएम हो गए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो मेंबर्स हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और जो मेंबर्स हैं, गवर्नर होंगे, यूटी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, कैग हो गया, एजी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, आयोग जो एससी आयोग, एसटी आयोग, ये सब जो आप पढ़ते हो, इन सब की नियुक्तियां कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अच्छा, जो मंत्री वगैरह जैसे पीएम वगैरह हो गए या फिर इसके पहले, इन सब का क्या होता है कि मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। जैसे आप 2 प्रकार के उत्तरदायित्व पढ़ते हो कि जो मंत्री हैं उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, प्रेसिडेंट के प्रति होता है। और ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी, पीसीएस, इन सब एग्जाम में पूछा गया है कि जो लोकसभा है, लोकसभा जो मंत्रियों का या कहें जो मंत्रिमंडल है, तो उनका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। अगर सामूहिक पूछे तो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अगर जहाँ पे लोकसभा नहीं दिया गया वहाँ पे क्या आप लोग लोगे, संसद को लोगे। ठीक है, तो अगर जब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो लोकसभा के प्रति, अगर लोकसभा नहीं है तो संसद के प्रति, लेकिन अगर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बोले तो वो किसके प्रति है, प्रेसिडेंट, व्यक्ति प्रेसिडेंट। इतना आप लोग याद रखना। अगला बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये फाइनेंस कमीशन बनाते हैं 5 साल के लिए। वो क्या करता है कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा करता है। वो बताता है कि कितना केंद्र को मिलना चाहिए, कितना राज्य को मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन, इसने कितना बोला था, 41%। 14 ने कितना बोला था, 42%। तो जो इन्होंने बोला, जो 1% इन्होंने कटौती किया, JNK बना था नए राज्य के रूप में, जैसे JNK बना, तो उसके लिए उन्होंने कर दिया था। यह किसके नेतृत्व में हुआ था, NK सिंह। ये करंट का टॉपिक है,
इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। फाइनेंस कमीशन हम लोग किसी दिन अच्छे से, जो अभी करंट का है उसको अच्छे से कर लेंगे कि उसने कौन कौन से सुझाव दिए हैं। अब बात करते हैं कि धन विधेयक की। धन विधेयक किसमें, आर्टिकल 110, यह भी वित्तीय शक्तियों में ही आता है। आकस्मिक निधि की बात करते हैं, ठीक है, यह कहाँ पे है, आर्टिकल 267 में है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, कंसोलिडेटेड फंड पढ़ते हो और कंटिजेंसी फंड पढ़ते हो, दो प्रकार के फंड पढ़ते हो ना, एक कंसोलिडेटेड जिसे हम क्या बोलते हैं, संचित निधि, और दूसरा आप क्या पढ़ते हो, कंटिजेंसी को क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि, ठीक है। संचित जहाँ से वेतन वगैरह दिया जाता है, आकस्मिक जैसे बहुत बड़ा आपदा आ गया, ठीक है, या इन सब में कहाँ से राष्ट्रपति जो है अपने पास शो कर देते हैं। लगभग इसमें कितने पैसे होते हैं, 500 करोड़, ठीक है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये 266 है, ये 267 है। देखो कंस है ना, CONS, फिर अगला क्या है, CONT, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो इसलिए 66 कंस पहले आएगा, कंट बाद में आएगा, यानी कंसोलिडेटेड 266, कंटिजेंसी 267। अभी जो है 2022 के एग्जाम में यूपी PCS में आया था, या कई बार ये पूछ लेता है कि इसका आर्टिकल क्या है, तो 266 267, ठीक है। अब बात करते हैं न्यायिक की। न्यायिक में, अच्छा इसको आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, जो हिंदी वाला है वो कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इंग्लिश में वो करिएगा तो उसमें आप लोग अच्छे समझ लेंगे कि कम्यूटेशन का मतलब है कम करना, यानी कि कठोर को हल्का कर देना। जैसे अगर किसी को कठोर सज़ा मिली हुई है, कि बोला गया है कि तुमको 10 साल की कठोर से कठोर सज़ा है, कठोरतम सज़ा वाले में, जिसमें जाके आटा वाटा चक्की आप लोग देखते हो ना मूवी वगैरह में घिसते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, जो नेचर है सज़ा की वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और कठोर को इसमें हल्का कर दिया जाता है। देखो जो कम्यूटेशन है, जो रेमिशन है, बार बार जो इसमें क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि किसमें नेचर चेंज होता है, किसमें नेचर चेंज नहीं होता है। रेमिशन का मतलब कि अगर इसमें इतना ऐसे याद कर लो कि रेमिशन मतलब री एमिशन, यानी कि उसी चीज़ का फिर से एमिशन होगा, यानी कि इसमें नेचर चेंज नहीं होगा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, री एमिशन यानी चीज़ वही रहेगी, फिर से उसी का एमिशन होगा, ठीक है। तो नेचर इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें आर्थिक दंड को कम कर देते हैं, ठीक है। रिप्राइव में क्या करते हैं कि इसको जो है कुछ टाइम के लिए इसको रोक देते हैं, या कहें अस्थायी रोक लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर फांसी उसी की सज़ा है तो अस्थायी रोक लगा देते हैं। जैसे पता लगा कि फांसी की सज़ा कल है और आज एक दिन पहले जो है इधर मारपीट हो गई, अब उसको चोट वगैरह लग गई, तो ऐसे केसेज में क्या होता है कि अस्थायी रोक लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पाइट की। रिस्पाइट में क्या आता है कि विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई महिला है वो गर्भवती है, ठीक है, तो उस मामले में जो है उसकी सज़ा को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये विशेष परिस्थिति में होता है। पार्डन का मतलब क्षमा, ठीक है, कि इसमें जो है सज़ा की प्रकृति ही पूरी तरीके से बदल देते हैं, बोलते हैं जाओ तुमने ये सज़ा की ही नहीं है, ठीक है। तो क्या उसमें जैसे अगर किसी को फांसी है, जैसे आप लोग तमिलनाडु में देखे होंगे ना, राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको जो है उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया, ठीक है। ये कुछ पॉलिटिकल भी था और कुछ वो भी था, तो देख लेना आप लोग, ये करंट का वो है, ठीक है। अच्छा उसमें जो है आप लोग ये भी देखिए कि जब हम लोग गवर्नर करेंगे तो वहाँ पे तो करेंगे ही कि क्षमा को लेके, मतलब पार्डन की जो शक्ति है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट को क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट का वो पढ़े होंगे ना, उसमें वो बोलता है कि नहीं, जो पार्डन की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, वो गवर्नर को भी है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट था इस वाले मामले में, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा, नहीं तो जब हम लोग गवर्नर करेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे। अब बात करते हैं अगला सैन्य शक्तियों की। सैन्य शक्तियाँ, जैसा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च सेनापति हैं, जो हमारी सशस्त्र सेना है उसके सर्वोच्च सेनापति कौन है, प्रेसिडेंट। जो अपॉइंटमेंट होता है सेनाध्यक्ष का, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, जो एयर, ठीक है, और एयर हो गए जो हमारे सेना हो गई, ठीक है, और जो हमारी नेवी हो गई, उसमें कौन उनका अपॉइंटमेंट करता है, वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अगर हम इनकी कूटनीतिक शक्तियों की बात करेंगे तो कूटनीतिक में कौन कौन से आते हैं कि जो भी इंटरनेशनल संधियां होती हैं, जैसे पीएम जहाँ पे भी जाके करते हैं, या जो हमारे देश में जो संधियां होती हैं वो किसके तहत होती हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होती हैं, कि देखो हमारे यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग यही हैं, इन्हीं के नाम पे सारी चीज़ें करो, बाकी करने वाला मैं हूँ, ठीक है। तो इंटरनेशनल संधियाँ किसके नाम से होती हैं, वो होती हैं प्रेसिडेंट के नाम पे। जो अम्बेसडर, जो अम्बेसडर और जो हाई कमिश्नर हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अम्बेसडर हम लोग देखे थे ना,
नागरिकता वाले ही टॉपिक में हम लोगों ने देखा था ना कि अम्बेसडर कहाँ पे होते हैं, हाई कमिश्नर कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो हाई कमिश्नर कहाँ होते हैं, ऐसे देश जो ब्रिटेन या कहें कि जो यूके के जो गुलाम रहे हैं वहाँ पे किसकी नियुक्ति होती है, हाई कमिश्नर की। जैसे अगर बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे किसकी नियुक्ति होगी, वो वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। और अम्बेसडर कहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे, वो जो है उस देश के अलावा, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, यहाँ पे कभी ब्रिटेन ने मतलब पूर्ण रूप से उसको कब्जे में नहीं लिया था, ठीक है, तो वो वहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, अगला टॉपिक कल हम लोग पहले संसद को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्वतंत्र राज्यों का उदय कर रहे हैं, वो हम लोग परसों से उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब कि कल के बाद। तो उसमें हम लोग जो स्वतंत्र राज्यों के उदय में जो राजपूत, मराठा, सिख और जो रुहेलखंड वगैरह के रीजन में है, तो वो वाले टॉपिक हम लोग एक दिन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो प्रस्तावक हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है, जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं उनकी संख्या कितनी है, 50, कहीं कहीं 1/4। फिर 15,000 वो जमा करते हैं कहाँ पे, आरबीआई के पास। अगर ये 15,000 कहाँ पे जमा करते हैं, आरबीआई के पास। व्हिप, इसमें व्हिप जो है नहीं जारी किया जा सकता है। व्हिप का मतलब इतना होता है कि जैसे जो सरकारें हैं, सरकार में जैसे कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, ये सब हैं, ये अपने सदस्यों को बुलाने के लिए व्हिप जारी करते हैं। व्हिप का मतलब समझो एक प्रकार से अल्टीमेटम, कि व्हिप है तो तुम अगर नहीं आ रहे तो तुम्हारी सदस्यता भी इसके आधार पर रद्द की जा सकती है, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो व्हिप जारी नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये गुप्त मतदान है। पीठासीन अधिकारी इसमें कौन होता है, लोकसभा या राज्यसभा का जो महासचिव होता है वह जो है वही जो है पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। एक बार हम लोग आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। 52, 2 मतलब 1, ठीक है। एक क्या, एक राष्ट्रपति होगा। 53 जो काम होगा किसके नाम पे होगा, प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। आर्टिकल 54 क्या बोलते हैं, 54 चुनाव, ये इसकी बात। 55 चुनाव पद्धति, 55 चुनाव पद्धति। 56 इंच का सीना कौन दिखाएगा, मोदी दिखाएंगे, तो इनको फिर हटना पड़ेगा। पदावधि 57 का सत्ता में फिर से आवन, यानी कि पुनः निर्वाचन हो सकता है। 58 जब पुनः निर्वाचन होगा तो योग्यता उसमें बताई गई है, क्या क्या इनकी योग्यता होगी। 59 क्या बात करता है कि मतलब कि 59 का मतलब है कि इसके लिए जो योग्यता बता दी है, अब शर्त बता देंगे कि शर्त क्या है, कि लाभ के पद वगैरह पे आपको नहीं रहना है। वो है 60 यानी कि शपथ सीजीआई के सामने संविधान की। 61 क्या बात करते हैं, महाभियोग की। 62 क्या बात करते हैं, जब इनका पद रिक्त हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करना होगा। 71 क्या बात करता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है इलेक्शन से तो कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। 72 क्या बात करता है, क्षमादान का। तो ये तो हो गया। आप लोग आर्टिकल अच्छे से करिएगा, जो शक्तियाँ हैं ये करिएगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं आगे अब हम लोग और अच्छे से करेंगे, जैसे सत्र को इन सबको देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो और तो इसमें कुछ छूट नहीं रहा है ना। अच्छा, एक इमरजेंसी का टॉपिक छूट रहा है, तो इमरजेंसी हम लोग अच्छे से करेंगे जब हम लोग 18 करेंगे। 18 में क्या आता है, इमरजेंसी आती है पार्ट 18 में। लेकिन अभी जान लो कि राष्ट्रपति के पास में इमरजेंसी की भी शक्तियाँ होती हैं। वो नेशनल इमरजेंसी, हम लोग 3 प्रकार की इमरजेंसी पढ़ते हैं ना, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, 356, 360 ये हम लोग भाग 18 में अच्छे से देखेंगे। बस अभी इतना जान लो कि इमरजेंसी जो आपातकाल की शक्ति है वो भी राष्ट्रपति को मिली हुई है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। अच्छा, जो एक क्वेश्चन पूछा था एक बार, अब कुछ जैसे 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट में हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर ही लेंगे। जैसे अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, ठीक है, या राष्ट्रपति नहीं है, तो कौन आएगा उनके स्थान पर, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन आएगा, सीजीआई। अगर सीजीआई भी नहीं है तो फिर कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो आएगा। जैसे अगर आप लोग इसको देखना चाहें, ऐसे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। अगर ये भी नहीं है तो कौन आएगा, सीजीआई। अगर सीजीआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम होगा। अब माइंड में मत लाइएगा कि वरिष्ठतम भी अगर नहीं हुआ तो,
ठीक है, अभी 34 हैं, ठीक है, 34 में सब इकट्ठे थोड़ी ना कुछ मतलब ऐसा कुछ होगा कि सभी नहीं होंगे, तो कौन होगा, वरिष्ठतम, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसमें क्या क्वेश्चन, बाकी आप लोग PYQ सॉल्व करिएगा। हम लोग जो है कुछ टाइम बाद जब आईपैड वगैरह जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो उस पर क्या करेंगे, हम लोग PYQ अच्छे से मैं लेके आऊँगा और वहाँ पे एक ही वीडियो में हम लोग 400-500 PYQ अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप लोग इसको करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वही ना कहने वाली बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करिए ही, कम से कम जिनको इनकी नीड है उनके पास में आप लोग पहुँचाइए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर चलते हैं। जय हिंद।